हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने आरजेस 2025 के लिए स्पेशल लेक्चर सीरीज चलाई हुई है और उसके अंदर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट कवर हो चुका है, आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की भी लास्ट क्लास है। अभी तक हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर चैप्टर 5 तक कवर कर लिया है। अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रहते हैं जिनको आज हम कवर कर लेंगे, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 डील करता है सूट्स फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वहीं पे जो चैप्टर नंबर 7 है वो डील करता है मिसलेनियस थिंग्स से, यानी कि जो मिसलेनियस प्रोविजन है वो आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जो आज कवर करने वाले हैं वो है सूट्स फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो आता है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो देखिए, अगर आप सूट्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, ऑब्वियसली बात है, अगर सूट आएगी तो इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी को तो रेमेडी जरूर मिलने वाली है। और कॉन्ट्रैक्ट में, और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, तो ऐसी सिचुएशन में उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन 2 पार्टीज होंगी, पहला सेलर, दूसरा परचेजर यानी कि बायर। तो ऑब्वियसली बात है, आपको इन रेमेडीज को इन दोनों हेडिंग के अंदर डिवाइड करना होगा कि सेलर को कौन सी रेमेडीज मिल सकती हो और वहीं पर जो बायर है उसको कौन सी रेमेडीज मिल सकती है। तो उसी बेसिस पे हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। अगर हम सेलर्स रेमेडी की बात करें तो चैप्टर नंबर 55 एंड चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 55 एंड सेक्शन नंबर 56 सेलर्स रेमेडी की बात करता है और वहीं पे सेक्शन नंबर 57 एंड 59 बात करते हैं बायर्स रेमेडीज। तो जब हम सेलर्स रेमेडी की बात करते हैं तो सेक्शन 55 वो एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो सेलर है वो क्या कर सकता है, फॉर दी रिकवरी ऑफ प्राइस सूट ला सकता है, उसको जो है प्राइस मिल सकती है। तो एक बार हम सेक्शन नंबर 55 को रीड कर लेते हैं। एज पर सेक्शन 55, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of the goods. And second point, where under contract of sale the price is payable on the day certain irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्या सिचुएशन है, पहली सिचुएशन जहां पे जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो ट्रांसफर हो चुकी है किसको, बायर को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, वो उस प्राइस के लिए उसे सू कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट सेक्शन 55 का। देन जो सब सेक्शन 2 है वो डील करता है प्राइस पेबल ऑन सर्टेन डे, यानी कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब आपने फिक्स कर लिया था कि भैया हमें इस दिन पर प्राइस पे करनी है। अब अगर उससे पहले चाहे वो गुड्स ट्रांसफर हुए हों या फिर ना हुए हों, या फिर आपने गुड्स को अभी तक अप्रोप्रिएट ही नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो डे फिक्स था और उस डे पर आपको प्राइस नहीं मिली है एज अ सेलर, तो एज अ सेलर फिर आप सू कर सकते हो फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस। ये आपका राइट है। अब देखो, गुड्स को अप्रोप्रिएट करना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को कवर नहीं किया है, पहले आप उन वीडियोस को कवर कर लीजिए ताकि आपको इन टर्म्स को समझने में कोई भी इशू ना आए। तो होपफुली जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं उनको ये टर्म समझ में आ गई होंगी कि इनका क्या स्पेसिफिक मीनिंग है और कैसे इनको यहाँ पे इस्तेमाल लिया जा रहा है। उसके बाद सेक्शन नंबर 56 जो डील करता है डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि जो सामने से बायर है उसने क्या किया, या तो नेग्लेक्ट किया है गुड्स को एक्सेप्ट करने में या फिर रिफ्यूज किया है। ठीक है, उसने क्या किया, या तो रिफ्यूज किया एक्सेप्ट करने से, या फिर नेग्लेक्ट कर दिया एक्सेप्ट करने से, या फिर उसने क्या किया है, पे ही नहीं किया है, रिफ्यूज कर दिया पे करने से, या फिर नेग्लेक्ट कर दिया है पे करने से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब सेलर प्राइस के लिए सू कर सकता है। तो 2 सिंपल सी रेमेडीज है जो आपको सेलर के पर्सपेक्टिव से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम बायर्स रेमेडी। अब देखिए, बायर्स रेमेडी क्या होगा, अब जब हम यहाँ पर देख रहे थे कि गुड्स डिलीवर हो चुके हैं या फिर डिलीवर नहीं हुए फिर भी प्राइस पे नहीं हो रही है, तो सेलर्स की रेमेडी आ गई। वहीं पे अगर आप बायर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कॉमन सेंस की बात है कि बायर को डिलीवरी नहीं मिली है ना, सेलर को क्या नहीं मिला है, प्राइस नहीं मिली, और वहीं पे बायर को क्या नहीं मिला है, डिलीवरी नहीं मिली। तो ऐसे सिचुएशन में अब उसके पास क्या रेमेडीज है, तो सेक्शन 57 के अंदर हम देखते हैं, एज पर सेक्शन 57, where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer,
द बायर में सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सिंपल सी चीज है, भैया आपको गुड्स देने थे, डिलीवर करने थे, आपने डिलीवर ही नहीं किए, तो अब डिलीवर नहीं किए तो अब तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे और इसके लिए जो सेलर है वो उनको सू कर सकता है। एंड लास्टली सेक्शन नंबर 59 जो डील करता है रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अब देखो वारंटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इन टर्म को यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। और जिनको भी वो टर्म्स याद नहीं है तो प्लीज़ वीडियोस पे थोड़ा फोकस करिए, लेक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और उन नोट्स को रिवाइज कीजिए ताकि आपको जो टर्मिनोलॉजी है समझ में आ जाए। तो एज पर सेक्शन 59 वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर or where the buyer elects or is compelled to treat any breach of a condition on the part of the seller as a breach of warranty। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो डायरेक्टली ब्रीच ऑफ वारंटी ही हो रहा है ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, या फिर क्या हो रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है जिसको बायर एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर रहा है अपनी मर्जी से, या फिर उसको कंपेल किया गया है कि अब उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन को कैसे ट्रीट करे, ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, द बायर इज नॉट बाय रीजन ओनली ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। यानी कि वो गुड्स तो रिजेक्ट नहीं कर सकता, गुड्स तो उसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उसके पास क्या रेमेडी है, पहली रेमेडी सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिन्यूशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस। यानी कि आप क्या करोगे, प्राइस को कम कर दो, या फिर सू द सेलर फॉर डैमेजेस और सॉरी सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। तो आप क्या कर रहे हो, सेलर को डैमेजेस के लिए सू कर रहे हो और ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए सू कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन नंबर 59 है जो डील करता है रेमेडीज फॉर द सेलर बायर। ये आपका सेक्शन 59 कवर हो गया है। अब जो सेक्शन 58 है ये कॉमन रेमेडी प्रोवाइड करवाता है, वो क्या है, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू करना। अब देखिए जब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आती है तो आपके सामने एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जरूर आता है, तो आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी जा सकते हैं क्योंकि सेक्शन 58 के अंदर क्लियरली लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, राइट। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन 58 है उसको पढ़ते हुए आपको चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ध्यान में रखना और उसके हिसाब से सेक्शन को इंटरप्रेट करना है। सो एज पर सेक्शन 58 in any suit for breach of contract to deliver specific or ascertain goods, the court may, if it thinks fit on the application of the plaintiff by its decree, direct that the contract shall be performed specifically without giving the defendant the option of retaining the goods on payment of damages. The decree may be unconditional or upon such terms and conditions as to damages payment of the price or otherwise, as the court may deem just. And the application of the plaintiff may be made at any time before the decree। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि भैया अगर कोई भी सूट आप लेके आए फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट, और ऐसा क्या होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए किनकी, स्पेसिफिक गुड्स की या फिर असर्टेन गुड्स की, क्यों क्लियरली सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। और उसके बाद देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे द कोर्ट में लिखा हुआ है, कोर्ट में वर्ड का यूज लिया गया यहाँ पे। तो मे का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट बाउंड नहीं है। तो यानी कि जो सेक्शन 58 के अंदर जो प्रोविजन दिया गया है वो इस्तेमाल होगा या फिर नहीं होगा, क्या उसके अंदर कोई भी रिलीफ दिया जाएगा फिर नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर कोर्ट को लगता है उनके डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे रिलीफ देना चाहिए तो ऑब्वियसली वो सेक्शन 58 के अंदर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये किसी भी पार्टी का राइट नहीं हो, एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। यस आपका राइट है अप्लाई करने का, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने का आपका राइट नहीं है, अप्लाई करने का राइट है। देखो दोनों चीज में डिफरेंस होता है, एक उस राइट के लिए अप्लाई करना और दूसरा उसको एज अ राइट क्लेम करना, दोनों में डिफरेंस है। तो सेक्शन 58 क्या बोलता है, आप उसके लिए अप्लाई तो कर सकते हो, ये तो आपका राइट है, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी ही जाएगी, वो ग्रांट की जाएगी, ऐसा आपका कोई राइट नहीं है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहेगा तो इस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 58। इसके बाद लास्टली इस चैप्टर के अंदर दो ही सेक्शन रहते हैं, सेक्शन नंबर 60 एंड सेक्शन नंबर 61। सेक्शन 60 repudiation of contract before due date, where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, the other may either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for damages for the breach।
तो सिंपल सी बात हो रही है सेक्शन 60 के अंदर क्या हो रहा है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है और किसी भी एक पार्टी ने रेपुडिएट कर दिया है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अपोजिट पार्टी क्या कर सकती है, या तो ड्यू डेट का वेट करे कि भैया इस दिन हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था, और अगर उस ड्यू डेट का परफॉर्म करते हो तब तक रुकेंगे और उसके बाद वो सू कर सकते हैं फॉर डैमेजेस। या दूसरा राइट है, आप वेट मत करो, जैसे ही अपोजिट पार्टी ने रेपुडिएट किया कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही आप क्या करो, डैमेजेस के लिए सू कर दो। तो ये राइट आपको सेक्शन नंबर 60 के अंदर दिया जाता है। इसके बाद आपका है सेक्शन नंबर 61, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस। नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर or the buyer to recover interest or special damages in any case where by law interest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed। यानी कि क्या हो रहा है, किसी भी लॉ के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, पार्टीज जो हैं इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा प्लस स्पेशल डैमेजेस भी देने पड़ेंगे, राइट। यानी कि आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट यानी कि जो आपने अभी तक अमाउंट पे कर दिया है, अब देखो बायर है, बायर ने कोई अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया था यानी कि उसने एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो इसकी सिचुएशन में क्या होगा, वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट जो है क्लेम कर सकता है। अमाउंट तो रिकवर करेगा लेकिन साथ में क्या होगा, वो इंटरेस्ट भी रिकवर करेगा। और उसके अलावा अगर किसी भी लॉ में स्पेशली बोला हुआ है स्पेशल डैमेजेस के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। इसका सबसेक्शन 2, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट ऑन द अमाउंट ऑफ द प्राइस। अब देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि ये जो प्रोविजन है अगर आप चाहो तो इस प्रोविजन के कॉन्ट्ररी कुछ भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर सकते हो। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई भी चीज लॉ के अंदर लिखी हुई है तो आप उसके अगेंस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, इट विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द लॉ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, ऑलरेडी प्रोविजन के अंदर मेंशन कर दिया है दैट इन दी एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू दी कॉन्ट्ररी, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने कुछ और नहीं लिखा है तो आपको सेक्शन नंबर 61 सबसेक्शन 2 फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ लिख दिया है तो फिर आपको सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट इंटरेस्ट किस रेट पे ग्रांट करेगा। अब अगेन यहाँ पे मे लिखा हुआ है, यानी कि अगेन ये जो प्रोविजन है क्या है, डायरेक्टरी नेचर है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। और क्या राइट वो क्या पावर है कोर्ट के पास, टू द सेलर इन अ सूट बाय हिम फॉर द अमाउंट ऑफ द प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वाज पेएबल। यानी कि क्या होगा, अगर सेलर को इंटरेस्ट दिलवाना है, सेलर को अगर इंटरेस्ट दिलवाना है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, किस दिन से आप काउंट करोगे इंटरेस्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वाज पेएबल। यानी कि जिस दिन सेलर ने वो टेंडर किए गुड्स, यानी कि उसने ऑफर किया कि मैं गुड्स को डिलीवर करने वाला हूं, क्या मैं कर दूं क्या, तो इस तरीके से जब उसने ऑफर दिया या तो उस दिन से, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक ड्यू डेट मेंशन थी तो उस दिन से आपको इंटरेस्ट काउंट करना होगा। एंड टू द बायर इन अ सूट बाय हिम फॉर द refund of the price in a case of a breach of the contract on the part of the seller from the date on which the payment was made। यानी कि अगर सेलर ने ब्रीच किया है वो इंटरेस्ट आप बायर को दिलवाने वाले हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जिस दिन से बायर ने वो एक्चुअल में अमाउंट पे किया था उस दिन से आप उसको इंटरेस्ट दिलवाओगे। तो ये कुछ राइट्स हैं, रेमेडीज हैं और कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है विद रेस्पेक्ट टू रेमेडीज, जो अटैच्ड रेमेडीज के साथ, क्योंकि जब आप रेमेडीज दिलवा रहे हो, जब आप उनको अमाउंट रिफंड करवा रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसके साथ इंटरेस्ट भी दिलवाओगे। तो इसलिए ये क्या है, मिसलेनियस प्रोविजन से विद रेस्पेक्ट टू रेमेडीज, स्पेसिफिकली रेमेडीज के लिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले एक ही छोटी सी अनाउंसमेंट है हमारी साइड से। देखिए जैसा कि आपको पता होगा एपीओ एग्जाम आने वाला है, राइट, 1 जून को एपीओ मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और अब क्योंकि नवरात्रियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं तो ऐसी सिचुएशन में और स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए हमने एक स्पेशल डिस्काउंट
जो है वो निकाला है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हमारी एपीयू की टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं, जिसकी इनिशियल प्राइस 7000 थी, तो अब नवरात्रों के टाइम पे उनकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 5000 रुपीज़। और उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसमें आपको जो आपके आंसर शीट्स हैं विद इन 2 to 3 डेज चेक होके मिल जाएंगी। 2 to 3 डेज से ज़्यादा हम डिले नहीं करते हैं। विद इन 2 to 3 डेज आपको जब भी आंसर शीट चेक होके मिलेगी तो आप उनके अंदर अपने रिव्यूज़ देख सकते हैं, किस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं, आंसर्स को कैसे इंप्रूव करना है, स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी और आपने क्या गलती की है, रादर देन प्रोवाइडिंग यू जर्नल आंसर की। क्योंकि देखो जर्नल आंसर की में क्या होता है, फिर बच्चे उन आंसर्स को रटते हैं रादर देन एनालाइजिंग देयर ओन मिस्टेक्स। और क्या होगा, अगर आपको ये नहीं पता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो तो आप फिर इंप्रूव कैसे करोगे। क्योंकि अगर हमने आपको एक जर्नल आंसर की प्रोवाइड करवा दी, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि साहब हमें एक जर्नल आंसर की प्रोवाइड करवा दो, उनका पर्पस क्या होता है, वहां से हमें आंसर की मिल जाए, हम उन क्वेश्चंस को रट लें। अब देखो मेंस के अंदर वो क्वेश्चन तो नहीं आने वाले ना, ऐसा तो इक्का दुक्का ऐसा क्वेश्चन होता है जो एग्जैक्टली मैच कर जाता है। एग्जैक्टली मैच होना किसी भी क्वेश्चन का प्योरली लक बेस्ड फैक्टर है, ठीक है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि भैया हम जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दे रहे हैं वही आने वाले हैं। हाँ, अनटिल कुछ और रीजन ना हो, वो आप समझदार हैं, बाकी उसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता कि किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर दिए हुए क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इससे क्या होगा, अगर उस एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आए, सेम नहीं सिमिलर क्वेश्चन आया लेकिन उसके अंदर कुछ और चीज भी पूछी हुई थी, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, आपके दिमाग में वो आंसर रहेगा जो आपने ऑलरेडी रटा था। तो अब आप क्या करोगे, उसी आंसर को एज इट इज कॉपी करके आ जाओगे। तो ये गड़बड़ बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसलिए आप ये ना करो। हम क्या करते हैं, हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल रिव्यूज देते हैं, ठीक है। रिव्यू कैसा होता है आपका, 1-on-1 मेंटरशिप से। जब भी आपकी कॉपी आपको मिलेगी चेक होके, आपका एक 1-on-1 मेंटरशिप सेशन होगा आपके टीचर के साथ, और उसके अंदर आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके आपको समझाया जाएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे उस आंसर शीट को लेके वो आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मेंस को क्लियर करने का एक ही तरीका है, वो है अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना। देखिए लॉ सबको आता है, जो मेंस में अपियर हो रहे हैं उन सबको लॉ आता है, सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सबने बैलेट को रट भी लिया है। लेकिन देखो सिर्फ रटना और आना सफिशिएंट नहीं है, वहां पे अपनी नॉलेज को शो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस नॉलेज को आप शो नहीं कर पाओगे तो फिर यकीन मानिए आपका मेंस में सिलेक्शन होना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी आपकी आंसर शीट चेक होकर आएगी तो आपको टाइम दिया जाएगा मेंटोर के साथ, और वहां पे आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के डिफरेंट मेथड्स सुन सकते हो, जान सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास एक डिफरेंट अप्रोच है तो आप वो अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, और फिर जो भी बेस्ट वे होगा एज पर योर पर्सनलाइज्ड नीड्स। ऐसा नहीं हो जर्नल हम सजेशन देंगे, आपके हिसाब से हर स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती हैं, और हर स्टूडेंट के अलग अलग पॉजिटिव या नेगेटिव स्किल्स होती है। तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव स्किल्स को ध्यान में रखते हुए ही फिर हम वो सजेशंस देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेंस एपीयू मेंस के लिए आप अच्छे से तैयार कर पाएँ तो आप इस डिस्काउंट ऑफर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए, ये आप लोगों के लिए है। पहले जो प्राइस 7000 में थी, अब आपको वही टेस्ट सीरीज 5000 में मिलेगी। सिर्फ प्राइस कम हुई है, आपको जो कुछ फैसिलिटी मिलने वाली थी इस टेस्ट सीरीज में उनको कम नहीं किया गया है। नंबर ऑफ पेपर अभी भी वही है, और जो आपको ये दोनों एडिशनल चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे थे वो भी आपको अभी प्रोवाइड करी जाएंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ नवरात्रों के लिए है। तो अगर आप नवरात्रों के बाद ट्राई करेंगे कि आपको ये ऑफर मिले तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल भी वेट किए बिना आप जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए ताकि आप इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए वापस आते हैं हम हमारे आज के लास्ट चैप्टर पे, जो है चैप्टर नंबर 8, जो डील करता है मिसलेनियस प्रोविजंस के साथ। अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब अंतिम पड़ाव पर है हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। इसलिए बने रहिए और बिल्कुल भी अपना फोकस लूज मत करिए, क्योंकि क्या होता है जैसे आप मिसलेनियस चैप्टर देखते हो वैसे आप लोगों का फोकस लूज हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और उनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए ध्यान देके पढ़िए, बहुत थोड़े से सेक्शंस रह गए उनको हम क्विकली अभी कवर कर लेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 62 जो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस wherein right, duty or liability would arise under a contract of sale by implication of law. It may be negatived or varied by express agreement or by the course of dealing between the parties or by usage if the usage is such as to bind both parties to the contract. सिंपल सी बात बोली हुई है,
अगर एक साइड तो आपके लॉ ने कुछ चीज प्रोवाइड करवाई और दूसरा आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिकली टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए, तो अगर लॉ के अंदर कोई टर्म एंड कंडीशन है और कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म एंड कंडीशन, तो आपको प्रेफरेंस किसको देनी होगी? कॉन्ट्रैक्ट वाली टर्म्स एंड कंडीशन को, राइट। और अगर कोई यूसेजेस है, आपको पता होगा, देखो बिजनेस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस चलती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। तो अगर दोनों पार्टीज उस यूसेजेस से बाउंड है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन बल्कि उन यूसेजेस की टर्म एंड कंडीशन को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा हमारा 62 प्रोविजन है। देन 63 रीजनेबल टाइम अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब इस पूरे एक्ट में जहां पे भी रीजनेबल टाइम की बात की गई हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, वो केस टू केस डिपेंड करेगा कि क्या रीजनेबल टाइम था। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो है सेक्शन नंबर 64। अभी तक तो देखो हम नॉर्मल बात कर रहे थे कि इधर सेलर है इधर बायर है, दोनों आपस में मिले, दोनों ने आपस में नेगोशिएशन किया और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, राइट। ये नॉर्मल था। अब क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल होता है सेल का, वो है ऑक्शन। ऑक्शन के थ्रू सेल करना, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा बहुत बार, ऑक्शन के थ्रू जो है चीजें सेल होती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने वेलकम मूवी देखी हो तो मजनू भाई जो इतने फेमस पेंटर होते हैं, उनकी डिफरेंट पेंटिंग्स को है सेल आउट किया जाता है थ्रू ऑक्शन। तो इस तरीके से भी अगर आप सेल कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी कुछ डिफरेंट चीजें जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला, अगर आप ऑक्शन सेल में क्या कर रहे हो, डिफरेंट स्लॉट्स के थ्रू सेल कर रहे हो, यानी कि गुड्स तो सेम है, ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंट स्लॉट जो है वो सेल आउट कर रहे हो, तो हर एक स्लॉट के लिए एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है कंसिडर किया जाएगा, जो कि फर्स्ट जो सेक्शन 64 उसके फर्स्ट प्रोविजन में लिखा हुआ है, वेयर गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, ईच लॉट इज प्राइमा फेसाई डीम्ड टू बी सब्जेक्ट टू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर लॉट के लिए। सेकंड पॉइंट, सेल्स कंप्लीट्स व्हेन अनाउंस्ड। अब कैसे अनाउंस होगा, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, ऑक्शन के अंदर आपने बहुत बार देखा होगा फॉल ऑफ हैमर, यानी कि ऑक्शन चल रही है, वहां पे जो ऑक्शनर है उसने क्या किया है, पहले बोला अच्छा 1 लाख 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3 और 3 होते वो फॉल ऑफ हैमर। अगर आप लोग आईपीएल देखते हो, आईपीएल को फॉलो करते हो, तो आप आईपीएल के ऑक्शन को भी जरूर फॉलो करते होंगे। तो अगर आपने कभी आईपीएल की ऑक्शन देखी होगी तो उसमें देखा होगा इस तरीके से बिडिंग चलती है। अगर किसी भी प्लेयर के लिए बिडिंग आई है तो वो क्या करते हैं, जो हाईएस्ट बिडर होता है रिपीट करते हैं कि क्या वो उसके अंदर बिड अपनी सबमिट करना चाहता है, नहीं करना चाहता। अगर तब भी कोई रेज नहीं करता तो फाइनली बोलते हैं अच्छा 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3 एंड सोल्ड। ये उनका प्रोसेस रहता है। तो इस तरीके से जब फाइनली ऑक्शनर जो अनाउंस करते हैं कि भैया बिड जो है खत्म हो चुकी है, अब ये जो पर्टिकुलर गुड्स है वो सेल आउट हो चुके हैं, तब जाके आप उसे क्या मानोगे, सेल आउट एक्चुअली मानोगे। देन थर्ड, सेलर कैन बिड ओनली इफ रिजर्व। अब ये क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि सेलर है, अब वो गुड्स को सेल आउट कर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऑक्शन जब चल रही है तो वहां पे वो खुद भी उस चीज को परचेज कर सकता है ना। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जो क्रेडिटर है, ठीक है, उनको उसने टाइम पे पैसा पे नहीं किया, अब ऑक्शन चल रही है वहां पे, राइट, तो वो तो क्या होता है पूरा कोर्ट के थ्रू प्रोसेस गवर्न होती है। लेकिन कई बार अगर सेलर पर्सनली भी उन चीज का ऑक्शन करवा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वो अपने लिए परचेज का राइट रिजर्व कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो खुद भी उस ऑक्शन के अंदर सेल कर सकते, बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोविजन नंबर 4 ऑफ सेक्शन नंबर 64। A right to bid may be reserved expressly by or on behalf of seller, and where such right is expressly so reserved but not otherwise, the seller or any person on his behalf may subject to the provisions hereinafter contained bid the auction। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेसली अपना राइट जो है रिजर्व रखना पड़ेगा। आपको ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम इस ऑक्शन के अंदर राइट जो है रिजर्व कर रहे हैं अपना, और हम भी इसके अंदर बिडिंग करेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो यहां पर आएगा। कैसे आएगा, where the sale is not notified to be subject to right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at such sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person, and any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आपने राइट रिजर्व नहीं किया था इसके अंदर,
है ना, राइट रिजर्व नहीं किया और उसके बाद भी अगर आपने सेल के अंदर पार्टिसिपेट किया और बिडिंग करी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाएगा, उस पूरी बिडिंग को क्या माना जाएगा, वॉइडेबल एंड फ्रॉडुलेंट। ठीक है, चीज क्लियर है, सिंपल सा था। यानी कि अगर आप अपनी ही सेल के अंदर, अपनी ऑक्शन के अंदर अगर बिडिंग करना चाहते हैं तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद द सेल में बी नोटिफाइड बाय दी टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस। ठीक है, 5 पॉइंट मिसिंग है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला था, सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू बी टू अ रिजर्व्ड और अपसेट प्राइस। देखो इसमें दो चीज बात की गई है, रिजर्व्ड एंड अपसेट प्राइस। देखो रिजर्व्ड एंड अपसेट प्राइस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जब आप ऑक्शन करने वाले होते हो किसी भी चीज की, तो आप क्या करते हो, प्राइस फिक्स कर देते हो। प्राइस कैसे फिक्स करते हो, ऐसे फिक्स कर देते हो, अगर इस प्राइस के ऊपर कोई भी बिडिंग नहीं आई है तो फिर ये ऑक्शन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ये पेन सेल आउट करना चाह रहा हूं थ्रू ऑक्शन, तो एक तो होती है इसकी बेस प्राइस। बेस प्राइस कैसे, मैंने इसकी बेस प्राइस फिक्स कर दी, फॉर एग्जांपल 100 रुपए, है ना, 100 रुपए मैंने इसकी बेस प्राइस फिक्स कर दी है। यानी कि अब बिडिंग क्या होगी, 100 रुपए से स्टार्ट होगी, ना कि 1 रुपए से, 100 रुपए से स्टार्ट होगी। लेकिन मैंने क्या किया, एक अपसेट प्राइस है, फिर रिजर्व प्राइस फिक्स कर दी है। वो कितने पे फिक्स की है, 200 रुपीज पे। यानी कि अगर मुझे 200 एटलीस्ट 200 या 200 के अबव कोई भी बिडिंग नहीं मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब वो जो पूरी बिडिंग है वो क्या हो जाएगी, आपकी वॉइडेबल हो जाएगी। राइट, ध्यान रखना है इसको। और वो जो है पूरी की पूरी जो बिडिंग है वो वापस से या तो कंडक्ट की जाएगी या फिर वो पूरी की पूरी जो ऑक्शन है वही कैंसिल आउट कर दी जाएगी कि भैया अभी हम सेल आउट नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे। एंड लास्टली सबसेक्शन 6, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। अब देखो कई बार क्या करते हैं, प्रिटेंडेड बिडिंग भी करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल बिठा देंगे, उनको खरीदना वरीदना नहीं है, बस वो क्या करेंगे कि प्राइस जो है वो बढ़ जाए उसकी। तो इस रीजन की वजह से वो क्या करेंगे, अब वो लोग वहां पे बैठते हुए जबरदस्ती बिडिंग करेंगे कि ये मेरी बिड है, वो मेरी बिड है, तो इस तरीके से क्या होगा, प्राइस हाइक होती रहेगी। तो अगर इस तरीके से सेलर करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब वो जो बिडिंग है, पूरी जो ऑक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। तो ये हमारा जो है सेक्शन था रिलेटेड टू ऑक्शन सेल। लास्टली सेक्शन नंबर 64A। सेक्शन 64A सिंपल सी बात करता है टैक्स एडजस्टमेंट इन सेल। अब देखो कई बार क्या होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल तो कर लिया, राइट, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब फ्यूचर में एक्चुअल में ट्रांजैक्शन होना है, फ्यूचर में गुड्स ट्रांसफर होना है, फ्यूचर में बिल कटना है उसका। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, बीच में ही क्या हुआ, टैक्स को या तो बढ़ा दिया गया या कम कर दिया गया, या फिर एक नया टैक्स इंपोज कर दिया गया, या फिर टैक्स को वहां से हटा लिया गया। तो अब ऐसे सिचुएशन में जब टैक्सेस को लेके चेंजेस आ गए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपका जो पूरा ट्रांजैक्शन हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अंदर भी तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो चेंजेस क्या होंगे, सिंपल से हैं, अगर टैक्स इंक्रीज हो गया है तो सेलर क्या करेगा, उस प्राइस में उसको ऐड कर देगा, और अगर टैक्स डिक्रीज कर दिया है तो बायर क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा, यानी कि जो उसे पेमेंट करना है वो पूरा पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट को रिड्यूस करके अब वो पेमेंट करेगा, है ना। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात है नहीं। अगर टैक्स बढ़ा दिया है या नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है तो जो सेलर है वो क्या कर देगा, उसको प्राइस में ऐड कर देगा। अब बायर को अब जो नई वाली प्राइस है वो पे करनी पड़ेगी। और वहीं पे अगर टैक्स को डिक्रीज कर दिया है, फिर टैक्स को रिमूव कर दिया है, अबॉलिश कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब बायर जो है वो उस हिसाब से ही अपनी प्राइस पे करने वाला है। अब उसे वो डिडक्ट करके, यानी कि जो पहले टैक्स का अमाउंट था, अब जो टैक्स का अमाउंट है, दोनों में जो डिफरेंस आया उसको डिडक्ट कर देगा, और जब फाइनल टैक्स निकल के आ रहा अब उसके हिसाब से प्राइस पे की जाएगी। तो ये हमारा प्रोविजन था सेक्शन नंबर 64A। लास्टली सेक्शन नंबर 66 जो बात करता है सेविंग्स की। नथिंग इन दिस एक्ट और एनी रिपील इफेक्ट देयरबाय शैल अफेक्ट और बी डीम्ड टू अफेक्ट any right, title, interest, obligation, liability already acquired, accrued or incurred before the commencement of this act। अब देखो इस प्रोविजन से आपको पता चल रहा है कि जो एक्ट है क्या है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, यानी कि इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशन था वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुका था, तो अब उस
राइट टाइटल इंटरेस्ट के ऊपर इस एक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट टाइटल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी, यानी कि ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एनीथिंग डन और सफर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एनी इनएक्टमेंट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स विच इज नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड बाय दिस एक्ट। अगेन कोई भी आपने ऑलरेडी जो एक्ट है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से डील कर रहा है और इस एक्ट के थ्रू एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए। लास्टली, एनी रूल ऑफ लॉ नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, यानी कि अगर कोई दूसरा एक्ट है जो डील करता है सिमिलर चीजों से और वो एक्ट जो है वो प्रोविजन जो इस एक्ट के प्रोविजन से कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। देन द रूल ऑफ इंसॉल्वेंसी रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स शैल कंटिन्यू टू अप्लाई दैट और नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इज इन दिस एक्ट, यानी कि आप देखो ये जो सारे प्रोविजंस है इसमें क्या किया जा रहा है कि बैलेंस बनाया जा रहा है कि अगर कोई भी प्रोविजन है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, और अब क्या हो रहा है वो वाला एक्ट और ये वाला एक्ट अगर दोनों में कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो उस एक्ट को भी फॉलो कर सकते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको दी हुई हैं। और जो सबसेक्शन 2 है उसके अंदर क्या बोला हुआ, अगर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको इस एक्ट के अंदर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन 66 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये जो एक्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारा जो नंबर है उस पर पर्सनली हमें कांटेक्ट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी और हम ट्राई करेंगे कि आपके जितने भी वैलिड डाउट्स हो, जितने भी रीजनेबल डाउट हो, वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएँ। तो अगेन लास्टली मैं वही अनाउंसमेंट वापस से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आप एपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्टअप करने की ज़रूरत है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप डिस्काउंटेड प्राइस में सेम वही फैसिलिटी अवेल कर सकते हो जो हम ऑलरेडी प्रोवाइडेड कर रहे थे। तो इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए और एपीओ टेस्ट सीरीज के अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। और जल्दी हम एक नया एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अनाउंसमेंट हम जल्दी कर देंगे और जब वो एक्ट स्टार्ट होगा तो उम्मीद करते हैं आप उन एक्ट्स को भी उसी तरीके से अच्छे से हमारे साथ कवर करोगे जैसा कि आपने इन 2 एक्ट्स को हमारे साथ कवर किया है।